नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वाइस में। मैंने आपको जो जियोमॉर्फोलॉजी था, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान नॉन स्टॉप वीडियो अवेलेबल कराया है। एक के बाद एक है। टू डू वाइस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो वो चैप्टर था भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। और आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान का क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेट का स्टडी करना है। क्लाइमेट के अलग अलग कारक हैं, जैसे कि वर्षा है, शोर की विकर्ण है, सूर्यताप है, वायु दाब है। इस तरीके से जो कारक हैं जलवायु से संबंधित, एग्जाम के पर्पस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक का वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सौर विकर्ण का, जहाँ से पूरा क्लाइमेट का प्रारंभ होता है जलवायु का, वह है सूर्य विकर्ण। तो सूर्य विकर्ण क्या है? जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली किरण, उसको बोलते हैं सौर विकर्ण। सूर्य के अंदर नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होते हैं। तो नाभिकीय क्रिया क्या होते हैं? इसके संपन्न होने के फलस्वरूप सूर्य से असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। ये ऊर्जा जो है सौर किरण के रूप में चलती है, किरण या विकिरण रेडिएशन के रूप में, और पृथ्वी तक पहुंचती है। अब सूर्य के अंदर विकर्ण का जन्म, उसमें ऊर्जा का जन्म कैसे होता है आपको बोलना है। नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नाभिकीय अभिक्रिया कैसे है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, ना कि विखंडन की अभिक्रिया बोलेंगे। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होते हैं। दो हल्के एटम, क्या बोलना है आपको, दो छोटे छोटे एटम जुड़ते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम के अणु बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ के हीलियम के अणु बनाते हैं। इसे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात दो छोटे छोटे एटम जुड़ के एक बड़े एटम का निर्माण कर लेते हैं। इससे असीम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य की ऊर्जा का मेन कारण है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा कि पृथ्वी पे भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया की जाए। चाइना, रूस, अमेरिका जैसी कंट्री लगी हुई है पृथ्वी के पे ही एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाने में। जिस दिन ये कामयाब हो जाते हैं, असीम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, तो हमको जो प्राकृतिक सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में ऊर्जा के लिए। अब हम पृथ्वी पे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करा के असीम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिकल जारी है, एक्सपेरिमेंट जारी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सौर विकर्ण का। ये होता है क्या? जो सूर्य से निकल रहे हैं किरण। तो पता चल गया आपको कि सूर्य की किरण कैसे मिल रही है पृथ्वी को। तो बोलेंगे नाभिकीय संलयन से उसमें उत्पन्न हो रही है। देखिए, दो फैक्टर है इसमें, दो कारक हैं। एक तो 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य व पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दूरी 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। पुनः जो पृथ्वी है सूर्य से बहुत छोटी है। पृथ्वी बहुत छोटी है सूर्य से। तो जो सौर किरण ये चल रही है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, इसका एक अरबवां हिस्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरबवां हिस्सा ही प्राप्त हो रहा है। तो अरबवां हिस्सा जो भी सौर की किरण पूरा अंतरिक्ष में जा रही है, सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं मिल रही है, सौर की किरण पूरा अंतरिक्ष में जा रही है, इसका अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को मिल रही है। लेकिन यही पृथ्वी पे पूरा जैविक क्रिया, भौमिक क्रिया संपन्न कराता है। अर्थात जो सूर्य के विकर्ण है, ये सूर्य के विकर्ण के फलस्वरूप बहुत सारे जो क्रिया विधि है, मानव शरीर हो या फिर जीव जंतु के भौम किरणें हो, विकर्णें हो, सब संपन्न हो रहे हैं ओवरऑल सूर्य की किरण से। अगर ना मिले सूर्य की किरण से, तो कोई भी जैविक क्रिया, भौतिक क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है सूर्य विकर्ण। तो आपको बोलना है जो सूर्य से निकलने वाली किरण है वह पृथ्वी को लगातार मिलती है, हमेशा मिलती रहेगी, जब तक नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती है सूर्य में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सौर विकर्ण को एक दूरी तय करना होता है पृथ्वी तक पहुंचने में। पुनः पृथ्वी सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है, तो सौर विकर्ण की कम मात्रा प्राप्त होती है। अगर मात्रा पूछा जाए तो अरबवां हिस्सा जो सौर विकर्ण का है, इतना पृथ्वी को प्राप्त होता है। जरूरत क्यों है सौर विकर्ण की? जरूरत इसलिए है ताकि जो भी जैविक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, भौतिक क्रिया हो, भौमिक क्रिया हो, सभी क्रियाओं को संपन्न कराने की विकर्ण की जरूरत पड़ती है। बिना ऊष्मा के कभी भी कोई क्रिया नहीं हो सकती है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, साइंस में पढ़ते होंगे।
तो ये है आपका शूर विकर्ण। अब एक बार देखते हैं शूरताप। शूरताप नॉर्मल भाषा में इसे क्या बोलेंगे? इंसोलेशन। इंसोलेशन और ये सोलर रेडिएशन। तो शूरताप देख लेते हैं ये क्या है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये सूर्य। तो सूर्य से तो किरणें निकल रही है, अंतरिक्ष में चारों दिशाओं में जा रही है, लेकिन जो किरणें पृथ्वी तक आ रही है, जो दूरी किरणें के द्वारा पृथ्वी को लिए तय किया गया था, जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाला विकिरण है, क्या बोलेंगे? पृथ्वी को प्राप्त होने वाला विकिरण रेडिएशन सूर्यताप कहलाता है। तो सूर्यताप का सीधा मतलब है पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त हो रहे हैं वह है सूर्यताप। इंसोलेशन इंग्लिश में अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोला जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यताप है। अब पृथ्वी को सूर्यताप कैसे प्राप्त होता है? पृथ्वी को सूर्यताप आपको ये भी याद रखना होगा, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी सीधा फैक्ट में पूछता है दीर्घ तरंग की लघु तरंग। तो पृथ्वी को जो सूर्यताप प्राप्त हो रहा है वह लघु तरंगों के रूप में होता है। पुनः पृथ्वी को जो सूर्यताप प्राप्त हो रहा है लघु तरंग के रूप में होता है, लेकिन पृथ्वी से वापस जो अंतरिक्ष में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंतरिक्ष में। इसको बोलते हैं भौमिक विकिरण। दो तरीके के विकिरण हैं, एक सूर्य का विकिरण है और दूसरा क्या है? पृथ्वी का विकिरण है। तो पृथ्वी के द्वारा जो रिफ्लेक्शन अंतरिक्ष में वापस जा रहा है भौमिक विकिरण है। ये भौमिक विकिरण क्या है? दीर्घ तरंग के रूप में है। तो दो तरीके के तरंग हैं, पृथ्वी से ही संबंधित है, बस इसमें कंफ्यूजन होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको याद रहता है लेकिन गलत कराते हैं। सूर्य से जो किरण पृथ्वी को मिल रही है, क्या बोलना है? सूर्य से जो किरण पृथ्वी को मिल रही है लघु तरंगों के रूप में मिलती है, और पृथ्वी से जो वापस जा रही है वह दीर्घ तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में जाती है। पृथ्वी से जो किरण वापस जा रही है इसे भौमिक विकिरण कहते हैं। भौम मतलब भूमि का विकिरण, भूमि के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाना, भौम विकिरण। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और एक आपका क्या है? सोलर रेडिएशन है। तो दो तरीके का रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन आपका जो मिल रहा है पृथ्वी को, ये शॉर्ट वेव के रूप में मिल रहा है और इधर से लॉन्ग वेव के रूप में पृथ्वी से अंतरिक्ष में वापस जा रहा है। तो सूर्यताप सौर विकिरण का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से सारी प्रक्रिया जन्म होती है। और सूर्यताप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पृथ्वी पे, अब हमको देखना है सूर्यताप का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, अर्थात जो सूर्य की किरण है इसको क्या क्या प्रभावित करते हैं, पृथ्वी के किस हिस्से में अधिक मिलेगा, किस हिस्से में कम मिलेगा, धरातल की प्रकृति कैसे हो, बालू वाले क्षेत्र में अधिक मिलेगा, बर्फ वाले क्षेत्र में अधिक मिलेगा, उष्णकटिबंध क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र, जैसे बहुत सारे कारक हैं। तो इन सब कारकों को एक बार नोट्स कर लेते हैं हम कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं सूर्यताप को, एक बार लिस्ट पहले बना लीजिए, हेडलाइन डाल के इसको फिर लिखना होगा आपको क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो सूर्य की किरण की लंबाई, सूर्य किरण की लंबाई, फिर क्षेत्रफल, इसके बाद धरातल की प्रकृति, फिर क्या बोलेंगे? जल स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण, पुनः फिर बोलेंगे कि भू आकृति प्रदेश कैसा है। भू आकृति, ये तो धरातल की आपने प्रकृति लिखा था, भू आकृति अलग होते हैं।
तो पर्वत, पठार, चट्टान जैसी चीजें इसमें शामिल है। सौर कलंक है, सौर कलंक फिर धूप की अवधि, ये दिन की अवधि, धूप की अवधि व दिन की लंबाई, ये सब कारक हैं जो क्या करते हैं, सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। अब इसी में हमको एक एक देखना होगा कि कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये नोट्स कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल को, एरिया, जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है कि सूर्य की किरण अधिक क्षेत्रफल पे पड़ रही है कि कम क्षेत्रफल पे पड़ रही है। कंसेप्ट है साइंस का, थोड़ा बैकग्राउंड जाता है इसमें, लेकिन आपको समझना होगा। क्षेत्रफल, एरिया, अब देखिए क्षेत्रफल, जो सूर्य की किरण है अगर लंबवत पड़ रही है तो सीधा पड़ रही है, लंबवत, ये सूर्य मान लेते हैं किरण चल रही है, तो सूर्य की किरण है ये कम क्षेत्रफल पर पड़ी, लंबवत पड़ेगी, कम क्षेत्रफल पे पड़ रही है तो लंबवत होती है। अगर लंबवत पड़ रही है क्षेत्रफल पे तो सीधा सीधा खड़े खड़ी लंबाई में सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण क्या रहेगा, लंबाई में अधिक गर्मी करेगी, अर्थात ये जो भूपृष्ठ है ये अधिक गर्म होगा, यहाँ पे सौर ताप अधिक होगा। क्या बोल रहा है कि अगर कम क्षेत्रफल हो तो सौर की किरण अधिक प्राप्त होती है, सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। अब अगर क्षेत्रफल बड़ा कर दिया जाए इस वाले इलाके में, यहाँ पे अधिक है, ये वाला इलाका अधिक है, क्षेत्रफल अधिक कर दिया जाए लंबाई चौड़ाई में, तो सूर्य की किरण जो थी फैल जाएगी। अब फैल जाएगी तो उसके बाद ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो कम क्षेत्रफल पे अधिक सूर्य ताप और अधिक बड़े क्षेत्रफल पे कम सूर्य ताप प्राप्त होते हैं। पुनः सेकेंड नंबर पे किरण की लंबाई, किरण की लंबाई, वायुमंडल की लंबाई, क्या कर लेंगे इसमें, वायुमंडल की लंबाई। अब इसी डायग्राम में देखिए वायुमंडल, ये जो किरण है इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई अधिक है, अर्थात यहाँ पे वायुमंडल का क्या है, आवरण पतला है, तो यहाँ पे किरण को कम यात्रा तय करना पड़ता है। तो किरण अगर कम यात्रा पे लंबा यात्रा तय कर रही है किरण, इसकी लंबाई कम है, तो वायुमंडल भी कम है, डेंस कम है, रिजल्ट ये है अधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा। इस वाले इलाके में किरण क्या है, तिरछी, एक तो तिरछी पड़ रही है, अधिक क्षेत्रफल पर पड़ रही है, सीधी किरण और तिरछी किरण, सीधी किरण पड़ेगी तो कम क्षेत्रफल पे पड़ रही है, तिरछी किरण अधिक क्षेत्रफल पे पड़ती है, तो यहाँ पे लंबाई बढ़ जा रही है, तो किरण की लंबाई बढ़ने के कारण सूर्य ताप कम हो जाता है, और यहाँ पे किरण की लंबाई कम होने के कारण सूर्य ताप अधिक होता है। तो जो किरण वायुमंडल की कम ऊंचाई तय करती है, क्या बोलना है, जहाँ पे वायुमंडल की ऊंचाई कम रहेगी वहाँ पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, वायुमंडल की ऊंचाई मोटाई जहाँ पे अधिक है वहाँ पे सूर्य ताप क्या होगा, तो कम हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में विलोम का संबंध है, विलोम का एक संबंध है। तो कंसेप्ट है, इन दोनों को एक साथ आप जोड़िए, सूर्य ताप, ये किरण एक सीधी चल रही है, ये किरण अधिक चल रही है, ये किरण की लंबाई अधिक है, लंबी किरण होगी सूर्य ताप कम मिलेगा, छोटी किरण है सूर्य ताप अधिक मिलेगा। क्योंकि किरण सीधी है तो कम क्षेत्रफल में पड़ेगी, किरण तिरछी है तो अधिक क्षेत्रफल पड़ेगी, अधिक क्षेत्रफल पड़ेगी तो अधिक तापमान की आवश्यकता होगी गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सूर्य ताप कम होगा, यहाँ सूर्य ताप अधिक होगा। छोटे वाले किरण में सूर्य ताप अधिक होगा, बड़े वाले किरण में सूर्य ताप कम होगा। तो ये वाला जो इलाका है उष्णकटिबंध वाला इलाका है, क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंध में सूर्य ताप अधिक होता है। ये वाला जो इलाका है जहाँ तिरछी किरण पड़ती है इसे बोलते हैं ध्रुव क्षेत्र, तो ध्रुव क्षेत्र में हमेशा सूर्य ताप कम होता है, क्योंकि किरणें की लंबाई अधिक हो जाती है, अधिक क्षेत्रफल में पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें धूप की अवधि, दिन की अवधि।
धूप की अवधि व दिन की अवधि। एक कारक अलग से है। देखिए यहाँ पे कुछ महीने रहते हैं पृथ्वी पे जहाँ पे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है और कभी कम प्राप्त होता है। ये उष्णकटिबंध वाला इलाका है, ये ध्रुव वाला इलाका है। क्या बोलना है? उष्णकटिबंध, ये भी अभी हम इसी चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए ध्रुव है और ये उष्णकटिबंध। तो पहले देखिए उष्णकटिबंध वाले इलाके में यहाँ पे सूर्य की किरण साल में 2 बार लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है और मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। अर्थात सूर्य की किरण 2 बार अप एंड डाउन करती है। कर्क रेखा तक जाती है, फिर मकर रेखा तक, फिर मकर रेखा से कर्क रेखा तक की यात्रा करती है। तो इसी इलाके में सूर्य ताप घूमते रहता है। इसके ऊपर जो है सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, बहुत ही तिरछी पड़ती है। तो इस वाले इलाके में, उष्णकटिबंध वाले इलाके में सूर्य ताप अधिक होता है। उष्णकटिबंध इलाके में तापमान अधिक होगा, सूर्य ताप अधिक होगा। अब यहाँ पे समझना है हमको कि धूप या दिन की अवधि। अगर बादल छाए रहेंगे तो बादल क्या करते हैं? सूर्य की किरण को रोक लेंगे। अगर जिस इलाके में बादल छाए रहेंगे तो सूर्य ताप क्या होगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मैं बादल कर दूँ, यहाँ पे सूर्य कर दूँ, तो सूर्य से आने वाली किरण को बादल रोक रहे हैं। तो जिस भी इलाके में बादल लगे रहेंगे वहाँ सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, जहाँ बादल नहीं होंगे वहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। पुनः दिन में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, रात में सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो दिन में सूर्य की किरण अधिक मिलेगी, रात में कम मिलेगी। तो क्या क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि दिन की लंबाई है तो कुछ बादलों का इफेक्ट चल रहा है, तो कुछ मूवमेंट है पृथ्वी का जो सूर्य की ओर घूम रही है। तो बहुत सारे फैक्टर निकल रहे हैं। अर्थात इन 4-5 फैक्टर को एक साथ बोलना है आपको कि जो जुलाई रहता है, इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक सूर्य ताप कम मिलते हैं और दिसंबर से लेकर पुनः जुलाई तक सूर्य ताप अधिक मिलते हैं। तो दिसंबर में सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है और जुलाई में सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है। अगर दिन की अवधि लंबी रहेगी सूर्य ताप अधिक मिलेंगे, दिन की अवधि छोटी होगी सूर्य ताप कम मिलेंगे। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में दिन की लंबाई अधिक होती है। ये जो इलाका है उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र में दिन की लंबाई 12 महीना 365 दिन लंबे होते हैं, सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। बाकी जो इलाका शीतोष्ण क्षेत्र और ध्रुव क्षेत्र अर्थात इसके ऊपर में जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, पूरा इलाका शीतोष्ण और इसके नीचे ध्रुव, तो इन दोनों इलाकों में आपको क्या मिलेगा? सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो ये है आपका महीनों से संबंधित, बादलों से संबंधित दिन रात की अवधि लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भूमि का जो सरफेस है, धरातल की प्रकृति कैसी है। धरातल की प्रकृति अर्थात नेचर कैसा है पृथ्वी का। देखिए वृक्ष वाला इलाका है जो पृथ्वी का धरातल है, वनस्पति वाला बेल्ट हो सकता है, बालू वाला बेल्ट हो सकता है वो, या फिर आपके बर्फ वाले इलाके हो सकते हैं। तो धरातल की प्रकृति कैसी है? मृदा भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? बर्फ है, बालू है, मृदा है। मृदा में भी अब अलग अलग करिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी। इसके बाद वनस्पति वाला बेल्ट है, वनस्पति। तो धरातल का नेचर प्रकृति कैसा है? देखिए अगर बर्फ वाला इलाका रहता है तो बर्फ वाला इलाका क्या करता है? सूर्य की किरण का परावर्तन कर देता है। मान लेता हूँ मैं ये सूर्य की किरण है और ये एक बर्फ वाला इलाका है, ठीक है। तो बर्फ क्या करती है? एक शीशे की तरह फ्लैट सपाट वाला इलाका रहता है, वो सूर्य की किरण का परावर्तन अधिक करता है।
जो सूर्य की किरण वापस अंतरिक्ष में जा रही है उसे एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य की किरण का परावर्तन एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो एक शब्द आएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि हर का अपना अपना एक एल्बिडो रहता है। सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में जाना एल्बिडो कहलाता है। बर्फ एल्बिडो अधिक करता है। तो जो ध्रुव क्षेत्र है वो बर्फ वाला इलाका रहता है। ध्रुव जब हमेशा ठंडा रहते हैं, बर्फ हमेशा 12 महीना वहाँ पे रहते हैं। दिन की अवधि बहुत ही कम होती है, 6 महीने तक दिन होंगे तो 6 महीने तक रात होते हैं, और दिन में भी सूर्य की किरण बहुत ही कम मिलती है। रिजल्ट ये है कि पूरा बर्फ से ढका क्षेत्र रहेगा, वहाँ पे सूर्य की किरण का परावर्तन वापस अंतरिक्ष में अधिक भेज देते हैं, जिसको एल्बिडो बोला जाता है। फिर है बालू। बालू सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे मरुस्थल है, मान लेते हैं थार मरुस्थल, तो गर्मी में जाएंगे तो बालू क्या रहता है, सूर्य की किरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। इसके बाद है मृदा। मृदा कैसी, काली मिट्टी है, लाल चिकनी। तो देखिए काली मिट्टी है, काली चीज सूर्य के ताप को अवशोषित करती है, तो काली मृदा में सूर्य ताप अधिक मिलेगा, अर्थात जहाँ भी काली मिट्टी पाई जाएंगे सूर्य ताप को अधिक अवशोषित करेगा। लाल मिट्टी इससे कम करेगा, चिकनी मिट्टी बहुत ही कम करेगा। तो चिकनी मिट्टी है, फिसलने वाली है, सरफेस जो रहते हैं प्लेन रहते हैं शीशे की तरह, तो वापस रिफ्लेक्शन करेगा, इसका भी एल्बिडो होगा। अब वनस्पति है, कहीं भी पेड़ पौधे उगे रहते हैं, मान लेता हूँ मैं कहीं भी ट्री है, तो सूर्य की किरण को वृक्ष की छाया रोक लेती है, जमीन धरातल पर पड़ने नहीं देंगे। तो अमेजन के जंगलों में जाएंगे, जहरे बेसिन में जाएंगे, जहाँ भी बड़ी बड़ी ट्री दिखाई दे रही है, डेंस दिखाई देंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे ट्री होंगे, वहाँ पे सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, तो धरातल भी कम गर्म होते हैं। तो कुछ कुछ फैक्टर ऐसे निकल रहे हैं जिसको बस एक अंडरस्टैंड करके समझना है, धरातल की प्रकृति। अब है भू आकृति प्रदेश। नेक्स्ट में जो सूर्य ताप को प्रभावित कर रहे हैं, भू आकृति। धरातल का नेचर और भू आकृति, इन दोनों में अंतर है। भू आकृति के अंदर आप पढ़ते हैं धरातल का स्वरूप, किस तरीके का धरातल है। भू आकृति। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा। मान लेते हैं माउंटेन वाला इलाका है। अगर माउंटेन है, सूर्य की किरण चल रही है, तो माउंटेन क्या कर रहा है, इसका एक वाला मतलब उत्तर वाला रोक रहा है ढाल, दक्षिण वाले ढाल पे सूर्य की किरण कम, उत्तर वाले ढाल पे सूर्य की किरण अधिक। कंसेप्ट पहले समझना है। माउंटेन का बेल्ट रीजन दो तरीके से है पृथ्वी पे, या तो ईस्ट टू वेस्ट है या तो नॉर्थ टू साउथ है। हिमालय से जो श्रृंखला निकलती है वह यूरोप तक जाती है, जिसमें आल्पस भी है। तो हिमालय के दक्षिण में सूर्य ताप अधिक मिलेंगे, उत्तर की ओर सूर्य ताप कम मिलेंगे, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ईस्ट टू वेस्ट की ओर है। सूर्य की किरण हमेशा, सूर्य जो है पूरब से चलते हैं, तो पूर्व में अधिक रोशनी मिलेगा, अर्थात दक्षिण पॉइंट पे सूर्य की किरण अधिक मिलेगी, उत्तर वाले पॉइंट पे सूर्य की किरण कम मिलेगी। तो कुल मिला के जो हिमालय माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इसके दक्षिण में सूर्य ताप अधिक है। जैसे ही हिमालय को क्रॉस कर जाएंगे आप तिब्बत की ओर, चीन की ओर, लद्दाख की ओर जाएंगे, तो सूर्य ताप वहाँ पे कम मिलेगा, इस साइड में सूर्य ताप अधिक मिलेगा। दूसरा बेल्ट है माउंटेन का, रॉकीज एंडीज वाला माउंटेन, तो पूर्व की ओर सूर्य ताप अधिक, पश्चिम की ओर सूर्य ताप कम मिलेंगे। तो भू आकृति कैसा है, ठीक इसी तरीके से पठार वाला इलाका होगा। तो जो पर्वत वाला क्षेत्र है उसकी जो स्थिति है सूर्य ताप में, पठार वाले की भी स्थिति सेम होगी, कि सूर्य की किरण पड़ कैसे रही है, दक्षिण में पड़ रही है कि उत्तर की ओर पड़ रही है। अगर उत्तर की ओर पड़े तो उत्तर वाला इलाका गर्म होगा, दक्षिण की ओर पड़ रही है तो दक्षिण वाला इलाका होगा। तो ये है आपका भू आकृति प्रदेश। अब है जल व स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन, जल स्थल का वितरण। देखिए जल देर से ही गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। अगर आप पानी को गर्म करेंगे धीरे धीरे ठंडा होता है, पानी को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पानी की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी ऊष्मा को अवशोषित करता है, लेकिन धरातल क्या है, तीव्र गर्म हो जाता है, तीव्र ठंडा हो जाता है। अर्थात जो भौतिक चीज़ें हैं वो तुरंत गर्म होगी, तुरंत ठंडी होगी, लेकिन जल क्या होता है, वो भी भौतिक चीज़ होने के बाद तरल में है, धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे ही गर्म होता है।
अगर पूरा पृथ्वी पे मान लेते हैं सिर्फ जल ही जल रहता, ये पूरा जल है पृथ्वी पे, चारों साइड में कोई भी महाद्वीप नहीं रहते, तो पृथ्वी पे सूर्य ताप तो एक समान रहता, क्योंकि जो भी जल रहते सौर ताप को अवशोषित करते और उष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कर लेते, सभी जगह तापमान एक समान रहता। या तो लैंड रहते पूरा पृथ्वी पे तो एक ही ताप का तापमान रहता, क्योंकि उष्मा का संचरण कुछ अलग अलग नियम से चलते हैं, संवहन के द्वारा, संचालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो ताप का तो हो ही जाता संचालन, या तो पूरा महाद्वीप बन जाता या तो पूरा जल बन जाता पृथ्वी उस कंडीशन में। लेकिन जल और स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो यहाँ पे सूर्य ताप को क्या बोलना है कि अगर जल वाले इलाके में सूर्य ताप कम मिलता है, अर्थात पानी वाले इलाके में सूर्य ताप कम होंगे, स्थल वाले जगह पे सूर्य ताप अधिक मिलेंगे, क्योंकि जल देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा रहता है, और जो धरातल है वो तीव्र गर्म होते हैं और शीघ्र ही ठंडे भी हो जाते हैं। तो दोनों में यही अंतर है, जल स्थल का वितरण। और भी बहुत सारे इसमें कारण अगर देखेंगे तो देखिए कारण है, और जल फ्लो होते हैं, नदियाँ फ्लो हो रही है, तो फ्लो होने के साथ मान लेता हूँ कोई जल था, वो सूर्य की किरण को अवशोषित किया, अब ये वाला कण तो आगे बढ़ गया ना, क्योंकि वो बह रही है, तो अपने साथ तो सूर्य उष्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो सूर्य की किरण से जो तापमान मिला बहता हुआ जल का कण अपने साथ ले लिया। स्थिर कण है, लेकिन धरातल वाला इलाका जहाँ भी सूर्य की किरण पड़ रही है वो तो स्थिर है, वो सूर्य ताप को अवशोषित कर लिया, तापमान बढ़ गया। दूसरा जो है, सूर्य की किरण तालाब पे पड़ती है, मान लेते हैं तालाब में, तो गहराई तक सूर्य की किरण जाएगी, अंदर तक के पानी को गर्म करती है वो, तो ऑटोमेटिक सूर्य ताप यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि एक लंबी यात्रा कर रही है, किरण की लंबाई बढ़ जा रही है, और किरण की लंबाई कम होगी तो सूर्य ताप अधिक मिलेगा, लंबाई बढ़ जाएगी तो सूर्य ताप कम मिलेगा। तो तालाब हो, समुद्र में सूर्य की किरण पड़ रही है तो अंदर तक के पानी को गर्म कर रही है, लेकिन जो धरातल है उसके तो सरफेस पे ही पड़ रही है, अंदर गहराई में थोड़ी जा रही है, तो धरातल का सरफेसिंग ओनली गर्म होगा, तीव्र गर्म हो जाएगा, प्लस किरण छोटी हो गई। तो कुछ कुछ ऐसे करके फैक्ट कंसेप्ट निकलते हैं इसमें। इसके बाद आपको देखना है सौर कलंक। सौर कलंक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें सूर्य ताप से संबंधित है। देखिए सौर कलंक, सूर्य का कलंक, सूर्य में जगह जगह पर कलंक हैं, अर्थात धब्बे हैं। सूर्य में जो धब्बे हैं, सूर्य के हॉट स्पॉट हैं, वो बहुत गर्म है, अपने आसपास के इलाके से अधिक गर्म है। जो सूर्य में आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो इसे सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। इन धब्बों का एक चक्र रहता है, 22 साल में घटते बढ़ते रहते हैं। अगर धब्बे अधिक हैं, सूर्य की किरण अधिक मिलेगी। क्या बोलना है? सूर्य किरण अधिक मिलेगी, अर्थात सौर कलंक अधिक है, सूर्य में कलंक धब्बे अधिक हैं तो सौर ताप अधिक मिलेगी, कम धब्बे हैं तो कम सौर ताप की प्राप्ति होगी। तो धब्बों के अनुसार भी सूर्य की किरण प्रभावित होती है। एक बार देख लीजिए, पृथ्वी का घूर्णन भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन, वो परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है एक अंडाकारनुमा पथ पे। ये पृथ्वी कभी यहाँ पे आएगी, कभी यहाँ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, प्लस पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो पृथ्वी यहाँ पे लंबाई अधिक होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब लंबाई अधिक हो जाएगी तो सूर्य की किरण को अधिक सफर तय करना होगा, सौर ताप यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला ये देखिए क्षेत्रफल छोटा हो गया, अर्थात कम लंबाई होगी किरण की। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी रहा तो सौर ताप क्या रहेगा? अधिक मिलेगा। तो दो स्थिति है कि सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है। क्या बोलना है? सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस, दूरी। अगर अधिक दूरी है तो सौर की किरण कम हो जाएगी, कम दूरी है तो सौर की किरण अधिक मिलेगी। तो उपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति, उपसौर में अधिक एनर्जी और अपसौर में कम एनर्जी होगा। 22 जुलाई को अधिकतम दूरी पर रहता है
सूर्य जो है सूर्य से पृथ्वी 22 जुलाई को अधिकतम दूरी पर रहेगा और दिसंबर में क्या रहता है, दूरी कम हो जाता है, सौरताप अधिक मिलता है। यही कारण है सौर ऊर्जा की मात्रा दिसंबर से जुलाई तक अधिक मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है धीरे धीरे सूर्य की ओर आता है और जुलाई के बाद धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य से दूर चला जाता है। तो रिजल्ट है कि सौरताप का पृथ्वी के घूर्णन से भी, परिक्रमा से एक रिलेशन है। प्लस अब पृथ्वी है मान लेते हैं, ये भी अपने अक्ष पे घूमती है, तो यहाँ पे अभी सूर्य की किरण मिल रही है, लेकिन इस वाले इलाके में अभी सूर्य की किरण नहीं मिल रही है। अभी पृथ्वी का घूर्णन देख लीजिए, जो पक्ष पृथ्वी का सूर्य के सामने है सौर किरण अधिक प्राप्त करेगा, जो पक्ष सूर्य के विमुख में है सौर की किरण कम मिलेगी। तो पृथ्वी के रोटेशन से भी सौरताप प्रभावित है। ये है आपका सौरताप को प्रभावित करने वाले कारक, धरातल, भू आकृति, जल स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद सौर कलंक, पृथ्वी का रोटेशन, परिक्रमा, ये सभी सौर विकर्ण को प्रभावित करते हैं। कहाँ पे सौरताप अधिक मिलेगा, कहाँ पे सौरताप कम मिलेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है आपको, नोट्स बनाना है। कंसेप्ट है, साइंस बैकग्राउंड जुड़ जाता है इसमें, क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन फिर भी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको भी बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंड करके पढ़ना होगा जलवायु विज्ञान को, क्योंकि इसके बाद और जो टॉपिक है वो धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे, कंसेप्ट बेस पे रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू वाइज के साथ।